द हिंदू का एनालिसिस करेंगे आज यानी 17 नवंबर का। विद इन 10 मिनट्स हम लोग इस एनालिसिस को करेंगे, लेकिन कोई भी इम्पोर्टेंट कंटेंट चाहे एडिटोरियल हो या फिर आप न्यूज से जुड़ा देखेंगे तो कोई आपसे मिस नहीं होने जा रहे हैं। ये एक वीडियो एफिशिएंट होगा आपके पूरे करंट अफेयर्स के लिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको कवर करने के लिए। तो समय भले ही कम है लेकिन सारे इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चाइना कोस्ट से जुड़ा हुआ ये न्यूज है। चाइना कोस्ट का जो गार्ड शिप्स है सेनाकू आइलैंड्स, इसको लेकर के अब इसमें जो हम लोग को जानने वाले कंटेंट है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो सेनाकू आइलैंड है इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, तो इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो जापान करती है, याद रखिएगा। सेनाकू आइलैंड को एडमिनिस्ट्रेशन का काम वर्तमान में जापान कर रही है, लेकिन इसको क्लेम्ड किया जाता है दोनों के जरिए। चाइना और जापान दोनों ही मानती है कि ये इनका अपना हिस्सा है। चीन में, चाइना में इसको दिवायू, सेनाकू को दियायू के नाम से जाना जाता है। डिस्प्यूट्स का कारण क्या है, तो एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसका है, जो आइलैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स पे बना हुआ है, तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण। फिर क्या है, यहाँ पे जो रिसोर्सेस है काफ़ी रिच रिसोर्सेस पाई जाती है, जैसे कि ऑयल का पॉसिबिलिटी है, गैस रिजर्व्स है यहाँ, फिशिंग ग्राउंड्स के लिए बहुत समृद्ध एरिया है ये। तो इस ये डिस्प्यूट्स का कारण बनता है। हिस्टोरिकल क्लेम क्या है, जापान का ये कहना है कि इस आइलैंड को इसने 1895 में लीगली इसके ऊपर कंट्रोल किया था। चाइना का ये कहना है कि ये आइलैंड जो है ये इनके टेरिटरी में प्राचीन समय से रहा है और इसको रॉन्गफुली, गलत तरीके से जापान ने अपने अंदर लिया है। तो ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, अगले न्यूज़ पे आते हैं। अगला न्यूज़ है हमारा, अच्छा, चाइना कोस्ट से जुड़ा हुआ जो फैक्ट्स हो सकता है वो हम लोगों ने कवर किया है, इसका नाम जरूर से याद कर लीजिएगा। फिर इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है ये याद कर लीजिएगा। देखिए, छोटा सा न्यूज है लेकिन इस तरह की न्यूज यूपीएससी जनरली पूछ लेती है। रशिया ने क्लेम किया है कि इसने यूक्रेन के 2 क्षेत्र के ऊपर कब्जा किया है। तो ये 2 गांव है, कौन से है ये नाम याद रखना है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक है रिवनोपिलिया और माला टोकमाचका, और ये दोनों आता कहाँ है, तो जेपिरो झिझिया रीजन में आता है, दक्षिणी यूक्रेन के। तो ये 2 नाम इसमें केवल याद रखना है, रिविनोपिलिया और एक जो है माला टुकमाचका, और ये इसका जो क्षेत्र है ये। इस तरह के नाम और स्थिति यूपीएससी पूछती है। अगला जो हम लोग का इम्पोर्टेंट न्यूज या फिर आप आर्टिकल कहें तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एक ये आर्टिकल है, वेयर बुकर प्राइज विनर ज़ैले एंड नोबल ल्यूरेट क्रैसचानोरकाई मीट। तो ये दोनों जो है ये राइटर है, उनको लेकर के क्या कहा गया है इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। एक आपको डेविड ज़ैले है, हंगरी के, हंगरियन ब्रिटिश राइटर है ये। 2025 का बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है, और किस चीज के लिए जीता है, तो अपने उपन्यास फ्लेश के लिए। इनके उपन्यास का नाम फ्लेश है, जिसने बुकर प्राइज जीता है 2025 का, और विनर है डेविड ज़ैले। अब इसमें क्या है, फ्लेश जो है ये एक्सप्लोर करती है लेट सोशलिस्ट हंगरियन जो सोसाइटी है, इनको आपको इस उपन्यास में दर्शाया गया है। पोस्ट वार और पोस्ट सोशलिस्ट यूरोपियन फिक्शंस की जो कहानियां हैं ये पिछले कुछ समय से लगातार बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड हो रही है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं प्राइजेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन इन सब क्षेत्र में हो रहा है। स्पेशली जो नोबेल प्राइज बेलारूस के एक राइटर थे, स्वेटलाना अलेक्जेविक, इनके जीतने के बाद ये कंटिन्यू चल रहा है। 2025 में ही आप देखेंगे नोबेल पुरस्कार जो लिटरेचर का मिला है ये लाज्लो कारासानजोरकाई को मिला है, और ये भी आपको हंगरी के ही हैं। तो ये रहा आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट। ये जो कुछ नेम है, डेविड ज़ैले, लाज्लो, इन सब नाम को याद रखना है। ज़ैलो को जो प्राइज मिला है, बीपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन या सारे अन्य एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं। फ्लैश इनके उपन्यास का नाम है, ये याद रखिएगा। अगला है आपको, व्हाट आर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल, इसके बारे में। तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2023 में, और इसी एक्ट के ऊपर आधारित रूल्स आए हैं 2025 में। इसको हम लोग देख लेते हैं। डाटा प्रोटेक्शन, डाटा पर्सनल
डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन 2025 ये क्या नोटिफाइड करती है? तो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का निर्माण किया जाएगा। जो रूल आई है ये फॉर्मेशन की बात कर रही है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का, और ये जो है ये एक पास हुआ था अगस्त 2023 में, जबकि जो रूल है वो रिलीज हुआ है जनवरी 2025 में। इसके की फीचर्स क्या है? तो ये एप्लीकेबल है सभी के लिए, डिजिटल पर्सनल डाटा जो है इन सभी क्षेत्रों में एप्लीकेबल है। अब इसमें दो टर्म याद रखिएगा, एक डेटा फिड्यूशियरी और एक डेटा प्रिंसिपल। जो डाटा फिड्यूशियरी होता है ये वो कंपनी जो डाटा को हैंडलिंग करती है वो डाटा फिड्यूशियरी होती है, जबकि जो डाटा को यूज कर रहे हो तो जैसे हम लोग हुए यूजर, ये डाटा प्रिंसिपल कहलाते हैं। ऑब्लिगेशंस क्या है डाटा फिड्यूशियरीज की? तो ये जो है इनका एक्सेस होता है उसके कंट्रोल पर, इंक्रिप्शन पर, सिक्योरिटी ऑडिट्स पर। जितने भी सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूरीज हैं इनको अब इस नियम के तहत एक डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, और ये जो डाटा ब्रीच अगर होता है तो इसकी जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द जानकारी इनको देनी ही होंगी, और यूजर के जो वो डाटा है जो एक पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी दिया हुआ रहेगा उसके बाद उसे डिलीट कर देना होगा। ये तो हो गया फिड्यूसरीज के लिए राइट्स। जो हम लोग यूजर्स हैं हम लोग के लिए क्या क्या राइट्स हैं? तो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, चाइल्ड डाटा प्रोसेसिंग ये सब बैन किया गया है। डिलीट करना, एडिट करना ये सब राइट्स मिले हैं। कंसेंट मैनेजर के पोस्ट के बारे में बात हो रही है कि सेंट्रल सर्विस होगा। पेनल्टीज का रेंज 10,000 से आपको 250 करोड़ तक किया गया है। इन्फोर्समेंट जो टाइमलाइन है इसमें फुल जो कॉम्प्लिकेशंस डिलेड है वो 18 महीना और अधिक दिया गया है कंपनीज के लिए। डीपीओ जो है वो रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देंगे अभी से 1 साल के अंदर, और डीपीपीआई फॉर्मेशन एक्टिव होगा। डीपीपीआई में 4 मेंबर होंगे। सबऑर्डिनेट ऑफिस होगा ये मेटी के अंतर्गत, मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके अंतर्गत ये काम करेगा। कुछ कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट था आरटीआई एक्ट को लेकर के, जिसमें आपको इसके सेक्शन 8(1) में था, जिसके तहत था कि जो पर्सनल इन्फो है इसको डिस्क्लोज किया जा सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे। अभी फिलहाल इस पब्लिक इंटरेस्ट चीज को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है, हटा दिया गया है। कुछ जो एक्टिविस्ट है वो इसके विरुद्ध में आपको अपोज भी कर रहे हैं। तो ये आपको जो आरटीआई रूल्स, सॉरी ये जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स आए हैं इनसे जुड़े हुए थे। तो इसके एक्ट और रूल्स दोनों ही यूपीएससी के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इनको अभी जो हम लोगों ने पढ़ा इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, और इसके जो एक्ट है इसके भी जो इम्पोर्टेंट प्रावधान है उसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, एक और आपको आर्टिकल है। एक तो ये पॉक्सो से रिलेटेड है जो आप पढ़ सकते हैं खुद से भी, और इसको हम लोगों ने प्रीवियस कुछ वीडियोस में डिस्कशन किए हुए थे, तो ये सेम चीज है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमर्स स्पॉट कोरोनल मास इजेक्शन ऑन अनदर स्टार फॉर फर्स्ट टाइम। तो कोरोनल मास इजेक्शन का बात किया गया है दूसरे स्टार के लिए। तो पहला स्टार कौन है हम लोग पहले से जानते हैं, सन का जो एनवायरनमेंट है इसको कोरोना कहा जाता है, कोरोनल एनवायरनमेंट है। अब इसको एक दूसरे स्टार पर भी कोरोनल एनवायरनमेंट को कंफर्मेशन मिला है। ये है क्या? तो ये एक तरह का स्टीलर स्टॉर्म्स है जो इतने वायोलेंट हो सकता है कि ये एटमॉस्फेयर पे लगभग एक्सप्लोनेंट टाइप का सा एक हैबिटेबिलिटी डेवलप कर सकता है। इसकी जो पहचान की गई है कोरोनल के बारे में, ये एक डिस्कवरी जो की गई है इसके लिए लोफार का यूज किया गया है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, लोफार का फुल फॉर्म होता है लो फ्रीक्वेंसी अरे। तो ये इम्पोर्टेंट आज के न्यूज से हम लोगों ने कटिंग्स निकाले। इसके अलावा में आप ये पॉक्सो वाला एक्ट है इसको आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।